हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 5 होगा, मींस लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम प्लांट हार्मोन्स और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे टॉपिक्स फिनिश हुए थे, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम वाले पार्ट सारे फिनिश आउट किए थे। तो आज का जो हमारा मेन और लास्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यानी अब हम देखेंगे किस तरीके से प्लांट्स क्या है कोऑर्डिनेशन को करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या था? ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? डायरेक्ट सिक्रीशन करती हैं ब्लड स्ट्रीम में, और उसमें से सिक्रीशन किसका होता है? हॉर्मोन्स का होता है। और ये हॉर्मोन्स क्या हैं? ये हॉर्मोन्स एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के अंदर चेंजेस को लेकर के आते हैं। अब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में काफी सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, जो किसके वजह से वर्क कर रही थी? जब हमारा हाइपोथैलेमस जब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है तो उसकी मदद से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करना शुरू कर देती है? वर्क करना शुरू कर देगी। यानी हाइपोथैलेमस अगर अपने अंदर से रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा तो जो तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड है बॉडी के अंदर वो वर्क करेगी। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी इसमें से तीन तरह के हार्मोन्स निकालती है। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में दो केस थे। अगर ग्रोथ हार्मोन का हार्मोन ज्यादा हो जाए तो इसे हम गिगैनिटिज्म बोल रहे थे, यानी ज्यादा लंबे हो जाते हैं इंसान इस कंडीशन में, उनकी बॉडी में ग्रोथ ज्यादा होती है। और अगर ग्रोथ हार्मोन हमारा कम हो जाता है तो उसे हम डॉर्फिज्म यानी बौनापन कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या था? जो फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन के दौरान वर्क करे, जो एफएसएच फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे। वही टीएसएच क्या था? टीएसएच हमारी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। यानी टीएसएच की वजह से कौन सी ग्लैंड वर्क करेगी? थायराइड ग्लैंड वर्क करेगी। और थायराइड ग्लैंड के पास हार्मोन होता है T3, जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने एक डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। वो कौन सी डिजीज थी? गॉइटर डिजीज थी, जो किसकी कमी की वजह से हो रही थी? आयोडीन की कमी की वजह से हो रही थी। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही हमारी एक ग्लैंड और प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉइड। ये क्या करता है? ये बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। देन हमारी अनदर ग्लैंड थी थाइमस, जो बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स यानी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उसके बाद वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज पेनक्रियास, जिसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपने अंदर से हॉर्मोन्स और एंजाइम दोनों को रिलीज करे। तो जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से बिहेव करता है। एक्सोक्राइन के केस में वो अपने अंदर से एंजाइम रिलीज करता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, माइलेज हो गया। और वहीं एंडोक्राइन की केस में पेनक्रियाज दो तरीके के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। एक है हमारे पास इसमें ग्लूकागन और दूसरा है इसमें इंसुलिन। ग्लूकागन क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है यानी कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन सी डिजीज होती है? उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब ये डायबिटीज मेलाइटस के केस में हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या था?
कि मानो किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकागन का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, या फिर ये बोले कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल जैसे ही बढ़ता है, पेनक्रियास उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई शुगर लेवल बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? ग्लूकागन की वजह से। अब हमें उस शुगर लेवल को कम करना है, तो उस दौरान पेनक्रियास से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? इंसुलिन। और ये ग्लूकागन निकलती है अल्फा सेल हार्मोन से, और जो इंसुलिन है वो बीटा सेल हार्मोन से निकलता है। तो जैसे ही इंसुलिन निकलना शुरू होगा बॉडी के अंदर, शुगर लेवल कम हो जाएगा। अब मान लो शुगर लेवल इतना कम हो गया कि बॉडी को दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में ग्लूकागन पेनक्रियास से सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। और लास्ट हमारे पास दो ग्लैंड बची हैं। एक है हमारी इसमें एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर टोपी की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। इस तरीके से अगर हमारी मानो किडनी है तो उसपे जो टोपी से स्ट्रक्चर था वो था हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो पैनिक सिचुएशन या फिर किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान निकलता है, और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्रीथिंग रेट हो गई, हमारी हार्ट बीट हो गई, और जो हमारी पल्सेस हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, ये सब क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। एंड लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बची थी ग्लैंड, वो है गोनाड्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल में भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल के अंदर उसमें टेस्टिस के पेयर्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो बॉडी के अंदर मेल में स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ ही साथ जो भी मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आएंगे। एंड लास्ट था हमारे पास इसमें फीमेल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, जिसमें से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जैसे नामक हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है, और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है ये बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को हेल्प करेगा। तो ये सारे क्या हो गए? ये हमारे पिछले लेक्चर के एंडोक्राइन सिस्टम के सारे हॉर्मोन्स हैं। क्योंकि हार्मोन वाला जो टॉपिक है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से इस वाले टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे वो हार्मोन्स भी याद रखने हैं, सारी ग्लैंड्स भी याद रखनी है, सबके सिक्रीशंस भी याद रखने हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल हमारे पिछले लेक्चर के बारे में बात। कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पिछला लेक्चर पढ़ते ही हमारा जो ह्यूमन बींग्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था वो फिनिश हो गया। क्योंकि देखो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था ह्यूमंस के अंदर, वो सिर्फ दो सिस्टम की वजह से था। एक था हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा था हमारा इसमें एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो फिनिश कर चुके हम ऑलरेडी अपने 2 to 3 लेक्चर्स में। लास्ट बचता है हमारा इसमें एंडोक्राइन सिस्टम, वो हमारा पिछली क्लास में हो गया। तो अब जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मतलब किस तरीके से हमारे प्लांट्स कोऑर्डिनेशन करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर हॉर्मोन्स का रिलैक्सेशन होता है, कैसे वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, किन हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में बात करें, तो प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, या तो मूवमेंट्स के थ्रू या फिर प्लांट हॉर्मोन्स के थ्रू। अब ये जो मूवमेंट है ये भी हमारे प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स के प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स तो काफी तरीके के प्रेजेंट है। यानी अगर प्लांट्स के अंदर किसी भी तरीके का कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, तो वो मूवमेंट और प्लांट हार्मोन की वजह से मिलेगा। क्या बोला गया है? अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। एनिमल्स की तरह प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता।
प्लांट यूज केमिकल मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो प्लांट है वो केमिकल्स का यूज करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने के लिए। मैनी प्लांट हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। कई तरीके के हॉर्मोन्स हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग तरीके के मूवमेंट को प्लांट के अंदर शो करेंगे। मूवमेंट्स इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट्स है वो टोटल टू टाइप्स में डिवाइड है। एक होती है हमारी इसमें नेस्टिक मूवमेंट और दूसरी होती है हमारी प्लांट्स के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करें या एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल में तो नॉर्मल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें न्यूरॉन हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हमारी सारी वेसल्स हो गई, ये सब हो गया। लेकिन प्लांट्स के केस में वहां पे नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। तो वो लोग क्या करते हैं उसमें केमिकल के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और जो मूवमेंट होती है उसके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो जो मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर वो टू टाइप्स की है। एक है नेस्टिक मूवमेंट और दूसरी है हमारी इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर हम यहाँ पे प्लांट्स में मूवमेंट का अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करें तो देखो ग्रोथ के अकॉर्डिंग प्लांट्स के अंदर अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स देखें तो हमें दो तरीके के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं जिसमें से एक को हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये है मूवमेंट लेकिन हम ग्रोथ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो देखो जो नेस्टिक मूवमेंट होता है और जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले समझेंगे। लीव्स ऑफ टच मी नॉट, लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ड्रॉपिंग ऑन टचिंग। तो देखो यहाँ पे अगर नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में एग्जाम्पल दे तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है नेस्टिक मूवमेंट का? उसमें ये बोला गया है लीव्स ऑफ टच मी नॉट ऑफ प्लांट ड्रॉपिंग ऑन टचिंग। जो हमारा छुई मुई का पौधा होता है उसमें जैसे ही हम टच करते हैं तो जो उसकी लीव्स है वो क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो ओपन होंगी? यानी उसके थ्रू जो हमने टच मी नॉट के प्लांट को टच किया है उससे उसकी लीव्स अंदर की तरफ बाउंड वो मुड़ जाती है। मुड़ने की वजह से क्या उसमें प्लांट में कोई ग्रोथ देखने को मिली? नहीं। तो जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट होता है वो ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता। यानी
जो टच मी नॉट की लीव्स जिसको हमने टच किया वो ड्रॉप हो गई, तो उससे प्लांट के अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, तो नेस्टिक मूवमेंट हमारी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। वहीं अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट में देखें तो क्या बोला गया है, रूट एंड शूट ऑफ प्लांट ग्रोइंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रिस्पेक्टिवली। जो हमारे प्लांट है, प्लांट की रूट नीचे की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है और जो शूट है वो अपर की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो किससे रिलेटेड होती है, ग्रोथ से रिलेटेड, यानी रिलेटेड टू ग्रोथ। नेस्टिक मूवमेंट की हमारी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि जिधर से भी हम टच मी नॉट के प्लांट को टच करेंगे वो उधर की तरफ में बाउंड हो जाएगा। तो जो नेस्टिक मूवमेंट है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में रूट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, और शूट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो यानी ये जो मूवमेंट होगी ये कैसी मूवमेंट होगी, एक तरीके की ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, तो एक हो गई नेस्टिक मूवमेंट और एक हो गई हमारी इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरी चीज देखो, जो प्लांट्स हैं उनके हमारी बॉडी के अंदर क्या था, जब न्यूरॉन्स में हम सिग्नल्स की बात कर रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल चेंज हो रहे थे, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल, वहां पे हमें एक वेव देखने को मिल रही थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे कि न्यूरॉन्स के अंदर वेव है जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे तो देखो, ये मान लो हमारे पास लीफ है किसकी, टच मी नॉट की। अब हमने यहाँ से क्या करा, एक साइड से हमने इसे टच किया, टच करने से ये क्या हमारा स्टिमुलस, स्टिमुलस की वजह से जो ये टच मी नॉट की लीफ है, छुई मुई की लीफ है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हमने उसको टच करेंगे तो ये क्या करना शुरू हो जाएंगी, क्लोज करना शुरू हो जाएंगी। कैसे, मानो ये जो पहली वाली लीफ है उसको हमने टच किया, टच करते ही ये बंद होगी, फिर ये बंद, फिर ये, देन दिस। तो क्या हो रहा है, ये सिग्नल आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसी की वजह से तो आगे की टिप को हमने टच किया, लेकिन यहाँ पूरी लीफ क्या हो जाएंगी, लीव्स गेट क्लोज, पूरी लीफ क्या हो जा रही है, बंद हो जा रही है। क्यों, ये कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक क्या होते हैं, कैरी ऑन होते हैं, उसी की वजह से जो हमारा टच मी नॉट की लीफ है वो बंद हो जाती है, यानी यहाँ पे लीव्स गेट क्लोज, लीव्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब देखो, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, प्लांट्स also have electrical, chemical means to convey information of this stimulus। और यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या होगा, टच, क्योंकि जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को टच करते हैं, उसकी लीव्स को टच करते हैं, तो वो लीव्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने लीव्स के टिप पे टच करा है, लेकिन वो जो वहां से केमिकल सिग्नल्स है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो टिप से लेकर के सारी रूट्स, सारी लीव्स तक क्या होती है, ट्रांसफर होती है, इस वजह से सारी लीव्स बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे बस ये दिखाने का पर्पस था कि जिस तरीके से नॉर्मल एनिमल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल थ्रू हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर
होता है। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को कंपेयर करते हैं। अभी तो हमने रिस्पॉन्स देखा कि किस तरीके से टच मी नॉट प्लांट के अंदर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। अगर हम यहीं पे एनिमल्स और प्लांट्स के रिस्पॉन्स के बीच में कंपैरिजन करें स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, तो वो कंपैरिजन किस तरीके का होगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स में स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने टेबल बनाई, एनिमल्स और प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने अभी देखा इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के बेसिस पे। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के बेसिस पर देखें, तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल सिग्नल है वो पर्टिकुलर एक सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होता है, एक पर्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि एनिमल्स के पास क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए पर्टिकुलर एक टिश्यू, एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। लेकिन प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में ऐसा किसी भी तरीके का कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता जो इस इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को क्या करे, कंडक्ट करवाए एक जगह से दूसरी दूसरी जगह तक। अब अगर हम सेल के बेसिस पे देखें, सेल चेंज शेप्स, जो सेल है वो शेप को चेंज करती है, उसके अकॉर्डिंग अगर एनिमल्स के अंदर देखें तो जो एनिमल्स है ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मसल्स है, मसल्स में क्या होगा, जैसे स्टिमुलस ने अकॉर्डिंग बाहर से हमें कोई हीट वाला पैन हमने टच किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी मसल्स पीछे हो जाती है, हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, ये चेंज करती है शेप को, दे चेंज शेप, दे चेंज शेप because of specialized proteins, because of स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स इन मसल्स, जो मसल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से सेल के अंदर सेल की शेप के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर तो कोई मसल्स नहीं प्रेजेंट, कोई प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट, तो प्लांट क्या करते हैं, उनके अंदर जो भी सेल की शेप में चेंज देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस हो गया हमारा, किस तरीके से वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा है उसके बेसिस पे होता है। यानी दे चेंज शेप, they change shape because of change in amount of water in सेल्स। कितना अमाउंट ऑफ वाटर उनकी सेल्स में प्रेजेंट होता है उसके बेसिस में प्लांट्स के अंदर सेल की शेप चेंज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपैरिजन करा एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, किस तरीके से वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। कि प्लांट्स में तो हमारा कोई सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है,
ना उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर वो नर्वस सिस्टम होता है जिससे वो इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं। और साथ ही साथ जो सेल शेप चेंज होती है एनिमल्स के अंदर, वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन की वजह से होती है। और एनिमल्स में जो सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर सेल शेप चेंज देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं नेस्टी। अब पहले हम यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले एक होती है हमारी इसमें थिग्मो नेस्टी। थिग्मो नेस्टी मीन्स देखो, थिग्मो का मतलब हो गया क्या, टच। फर्स्ट हमारी नेस्टिक मूवमेंट में कौन सी है, वो है थिग्मो नेस्टी मूवमेंट, जिसमें थिग्मो का तो मतलब हो गया टच, और नेस्टी का मतलब हो गया कि वो कौन सी मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट। तो देखो थिग्मोनेस्टी मतलब ऐसी मूवमेंट जो टच की वजह से हो, उसे हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। और ये हमें किसमें देखने को मिल रही थी, फॉर एग्जाम्पल ये हमें देखने को मिल रही थी टच मी नॉट में, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मिमोसा प्यूडिका। यानी जो टच मी नॉट की लीव्स हैं, उसको जैसे ही हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और उसके अंदर वो जो मूवमेंट है वो थिग्मोनेस्टी मूवमेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप में जैसे ही किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म या मक्खी हो गई, इंसेक्ट हो गया, कोई भी इंसेक्ट आकर के इसके ऊपर आके बैठता है, तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप है उसका ढक्कन बंद हो जाता है। यानी क्या हुआ, टच करने से वहां पे मूवमेंट हुई, तो उस हमने क्या बोला, थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। इसी तरीके से सेकंड हमारी जो मूवमेंट है उसे बोलते हैं फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी। अब फोटोनेस्टी में क्या आता है, फोटो मीन्स लाइट और नेस्टी मीन्स नेस्टिक मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जो लाइट की वजह से हो उसे हम बोलते हैं फोटोनेस्टी मूवमेंट। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका हमारा एक एग्जाम्पल है इपोमोइया एल्बा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मून फ्लावर। ये मून फ्लावर क्या है, वो जो रात की रानी जिसे हम बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी से खुलता है, वो क्या है, इपोमोइया एल्वा। इस वजह से देखो ये रोशनी की वजह से खुल रहा है, इस वजह से इसके अंदर जो मूवमेंट है वो कौन सी हुई, लाइट की वजह से। अब इसमें होता है क्या है, द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर क्लोज इन द मॉर्निंग, क्लोज इन द मॉर्निंग एंड ओपन इन डार्क एट नाइट। जो ये हमारा मून फ्लावर है उसकी जो पेटल्स हैं वो दिन में बंद रहती हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त सन की रोशनी है। लेकिन जो मून फ्लावर की पेटल्स हैं वो रात में ओपन होती है, किसकी मदद से, मून फ्लावर हमारी जो इसकी पेटल्स है वो ओपन होती है मून फ्लावर में मून की रोशनी की वजह से। तो यहाँ पे कितने तरह की मूवमेंट हो गई, टू टाइप्स की, एक हो गई थिग्मोनेस्टी और दूसरी हो गई फोटोनेस्टी।
अब देखो, अभी हमने नेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम सेकंड पढ़ते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। कौन-कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में। तो नेस्टिक मूवमेंट में हमारी 2 टाइप्स की मूवमेंट हो गई, लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, हमारी इसमें 2 तरीके की ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं। पहले तो हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे देखेंगे। तो देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट होती क्या है? ग्रोथ रिलेटेड प्लांट मूवमेंट, जो भी हमारी ग्रोथ से रिलेटेड प्लांट के अंदर मूवमेंट्स होंगी, that take place along a that take place along a particular direction, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो और जिसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सेकेंड पॉइंट में, ये जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो डायरेक्शन की तरफ होती हैं और स्टिमुलस से अपोजिट में होंगी, यानी दीज मूवमेंट्स कैन बी towards the direction of the stimulus और अवे। ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और स्टिमुलस के अगेंस्ट भी हो सकती हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में सबसे मेन पॉइंट ग्रोथ रिलेटेड है, डायरेक्शन में होगी, और ये जो डायरेक्शन है वो स्टिमुलस के अवे भी हो सकती है और स्टिमुलस के टूवर्ड्स भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पे हम ट्रॉपिक मूवमेंट को डिवाइड करें, तो जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है हमारा इसमें पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और एक है हमारा इसमें नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो कितने तरह के ट्रॉपिज्म है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अब उसके बारे में अगर हम देखें, तो देखो, जो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में क्या होता है, अगर प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलस की ही डायरेक्शन में हो रही है, जैसे मानो ये हमारा स्टिमुलस है, या फिर ऐसे, इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज इन द डायरेक्शन ऑफ stimulus is called positive tropism। यानी यहाँ पर क्या हो रही है, जो डायरेक्शन के जो ग्रोथ है वो स्टिमुलस की ही डायरेक्शन में हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। इसी तरीके से एक हमारा कौन सा था, वो है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होगी, अगर प्लांट की ग्रोथ जो स्टिमुलस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इफ द growth of a plant is in the opposite direction or away from that of a stimulus, it is called
नेगेटिव ट्रॉपिज्म, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। यानी अगर स्टिमुलस के दिशा की तरफ ही हमारी ग्रोथ हो रही है, स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है, तो उसे हमने बोला पॉजिटिव, और स्टिमुलस के अगर अगेंस्ट में ग्रोथ हो रही है तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो देखो यहाँ पे दो तरीके के ट्रॉपिज्म के बारे में बताया कि डायरेक्शन के बेसिस पे कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब हम ट्रॉपिज्म के टाइप पढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने तरह के टाइप्स हैं, 5 तरह के ट्रॉपिज्म के टाइप हैं। अब हम एक-एक करके उन ट्रॉपिज्म को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखो ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में क्या बोला गया है। The movements which are in a particular direction in relation to the stimulus are called tropic movement। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ऐसी मूवमेंट जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो स्टिमुलस के रिलेशन के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ मिलती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है वो टोटल कितने टाइप्स की दे रखी है, यहाँ पे 4 टाइप्स की। लेकिन हम टोटल 5 टाइप्स की ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में देखेंगे। एनसीईआरटी में लेकिन 4 टाइप्स के कहेंगे, तो पहले हम 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला है हमारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसको हम जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट भी बोलते हैं और ग्रेविटोट्रॉपिज्म मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोला गया है, द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसा प्लांट के अंदर ग्रोथ जो किसके रिस्पॉन्स में हो, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, उसे हम बोलेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ग्रेविटो ट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों ग्रेविटोट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होगी, मूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, रूट्स यूजुअली शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट एंड दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। स्टेम्स यूजुअली शो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब यहाँ पे ये देखो चीज क्या बोली गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, या ये क्या प्रेजेंट है, हमारा प्लांट प्रेजेंट है। तो जो प्लांट है उसके अंदर जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, शूट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कौन सा ट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, लेकिन नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट में है। वहीं अगर हम इसकी रूट के बारे में बात करें तो इसकी रूट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी, यानी ग्रेविटी की तरफ। तो इसमें जो जो ट्रॉपिज्म होगा, जियोट्रॉपिज्म, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी शूट के अंदर जो हमें जियोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलेगी वो नेगेटिव, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में है। और वहीं अगर हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म देखें तो वो रूट्स की तरफ हो रही है। यानी इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है, वो है ग्रेविटी। अब देखेंगे अगर स्टिमुलस की तरफ हो रही है, यानी ग्रेविटी की तरफ हो रही है, तो वो हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रही है, स्टिमुलस के अगेंस्ट में, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म।
नेक्स्ट है हमारे पास फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो क्या बोला गया है, द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब हो गया लाइट, ट्रॉपिक मूवमेंट होगी हमारी नॉर्मल जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगी। तो ऐसी प्लांट के अंदर ग्रोथ जो लाइट की रिस्पॉन्स में हो उसे हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जो हमारा स्टेम के बारे में बोला गया है, स्टेम्स यूजुअली शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वाइल रूट्स यूजुअली शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव और नेगेटिव में। पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या एक प्लांट है, ठीक है। तो जो प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, शूट क्या हो रहा है, लाइट के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है, यानी ये फोटो के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी लाइट है, यहाँ पे जो हमारी लाइट है वो एज अ स्टिमुलस वर्क कर रही है ना। क्योंकि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, लाइट हमारा स्टिमुलस होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शूट है वो लाइट की डायरेक्शन में हो रही है, यानी स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो लाइट जो हमारा शूट है यहाँ पे वो कौन सा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रूट की बात करें तो रूट लाइट के अपोजिट में ग्रो कर रहा है, यानी स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रूट के अंदर कौन सा फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वही बोला गया है कि जो स्टेम है उसके अंदर हमें यूजुअली पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो रूट्स हैं उनके अंदर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। आगे बोला गया है इफ अ प्लांट इज केप्ट इन अ कंटेनर इन विच नो सनलाइट रीचेस एंड अ होल इन द कंटेनर allows some sunlight, the stem finally grows in the direction of the sunlight। यहाँ पे ये बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल मानो ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने क्या ग्रो कर दिया है, एक प्लांट ग्रो करा है। अब वो कंटेनर एकदम बंद है, उसमें सिर्फ हमने क्या करा है, एक छोटा सा होल करा है। उस होल से क्या आ सके, सनलाइट आ सके। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो स्टेम है वो कौन सी सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे कौन सा ट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा, फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा। देन क्या बोला गया है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ सेल डिवीजन इन द पार्ट्स ऑफ स्टेम विच इज अवे फ्रॉम द सनलाइट। ये बोला गया है कि जो प्लांट के अंदर स्टेम की ग्रोथ देखने को मिल रही है उस कंटेनर में, वो किसकी वजह से हुआ है, जो प्लांट है उसके अंदर हायर रेट ऑफ सेल डिवीजन की वजह से जो भी स्टेम के अंदर होगा जो हमारे सनलाइट से अवे पोजिशन पे होगा। एज अ रिजल्ट द स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट। तो यहाँ पे भी देखो हम देखेंगे कि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। द हाइटेंड रेट ऑफ सेल डिवीजन इज अटेन्ड बाय इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इन विच इज अवे फ्रॉम सनलाइट। तो ये देखो यहाँ पे एक हार्मोन के बारे में डिस्कस किया गया है, वो क्या है, ऑक्सिन। इसको अभी जब हम प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सिन का वर्क क्या है। बस अभी हमें ये याद रखना है कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हमारी ऐसी प्लांट की मूवमेंट होती है जिसमें जो प्लांट है वो फोटो यानी लाइट की डायरेक्शन में या लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, व्हेन रूट्स ग्रो इन द सॉइल
they usually grow towards the nearest source of water. This shows a positive hydrotropic movement. तो देखो हाइड्रो का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रो का मीन्स हो गया वाटर, यानी ऐसी मूवमेंट जो वाटर के अलोंग, यानी यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ हमारा वाटर, जो वाटर की वजह से हमारी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होगी उसे हम बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसमें थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट। तो देखो थिग्मो में पता है, थिग्मो का मतलब क्या हो गया, टच, ऐसे मूवमेंट जो टच की वजह से हो उसे हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट, यानी द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट। प्लांट के अंदर ऐसी ग्रोथ जो टच की वजह से हो उसे हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। सच मूवमेंट आर सीन इन टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स। यहाँ पे देखो इसमें सबसे बेटर एग्जांपल है टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर। मानो यहाँ पे हमारे पास एक कद्दू का पेड़ है, ठीक है, इसके टेंड्रिल्स होंगे कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या, हम क्या करते हैं घरों में, अगर यहाँ पे हम एक लकड़ी को लगा दें तो ये जो टेंड्रिल्स है जैसे ही उस लकड़ी के रीजन पे आएगी तो वो उसी के टच में क्या करना शुरू कर देगी, ग्रो करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे बस यही बोला गया है कि जो हमारी थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट है वो थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट है, उसमें टच की वजह से होता है। जैसे टेंड्रिल्स हो गए, टेंड्रिल्स ग्रो इन अ वे सो एज इट कैन कॉइल अराउंड अ सपोर्ट। टेंड्रिल्स उस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं जहां पे वो किसी भी सपोर्ट में क्या हो सके, कॉइल्ड हो सके, उससे पूरे घिर जाए। द differential rate of cell division is different part of the tendrils happens due to the action of auxin। यहाँ पर भी हार्मोन के बारे में बोला गया है कि जो हमारे टेंड्रिल्स के अंदर सेल की डिवीजन है वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सीजन जितना ज्यादा सिक्रेट होगा हार्मोन उतनी ज्यादा प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे होते हैं हमारे चारों टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। फिनिश कितनी तरीके की ट्रॉपिक मूवमेंट है, चारों हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अपने नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि देखो हमने नेस्टिक में भी दो मूवमेंट पढ़ ली और ट्रॉपिक में भी दो मूवमेंट पढ़ ली। तो अब हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में मेजरली क्या-क्या डिफरेंस प्रेजेंट है। नेस्टिक मूवमेंट के बारे में भी बोला गया है, देखो द मूवमेंट विच डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट एज आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। मतलब ऐसी मूवमेंट जो किसी भी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन पे डिपेंड ही ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास मिमोसा की लीव, यानी वही टच मी नॉट के बारे में बताया गया है कि जैसे हम उसके लीफ को टच करते हैं जो लीव्स है वो ड्रॉप हो जाती है। ये जो ड्रॉप है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो लीव्स है वो टच करते ही बंद हो जाएंगी। ऐसी मूवमेंट हैपन बिकॉज ऑफ चेंजिंग वाटर बैलेंस इन द सेल्स। ये मूवमेंट क्यों होती है, ये मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर का बैलेंस है सेल के अंदर वो चेंज होता है। यानी जब हम लीफ को टच करते हैं मिमोसा की, द सेल्स इन द लीव्स लॉस वाटर एंड बिकम फ्लैसिड रिजल्टिंग इन ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। ये बोला गया है कि जब हम टच मी नॉट यानी छुई मुई के पौधे के पत्तियों को टच करते हैं तो उस दौरान उसमें से वाटर का लॉस हो जाता है, जो हमारी लीव्स है वो फ्लैसिड हो जाती हैं और जिसकी वजह से लीव्स क्या हो जाएंगी, ड्रूपिंग यानी मुड़ जाती हैं।
तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट और अपने ट्रॉपिक मूवमेंट के बीच में। ट्रॉपिक ट्रॉपिक मूवमेंट और नेक्स्ट हमारे पास इसमें नेस्टिक मूवमेंट। तो देखो ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होगा, या तो स्टिमुलस की तरफ होगा या स्टिमुलस से दूर होगा। यानी यहाँ पे हम ये लिखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और वहीं अगर हम नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो जो नेस्टिक मूवमेंट है वो नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, मींस नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। वहीं अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट में बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट हमारी ग्रोथ डिपेंडेंट है, यानी ग्रोथ डिपेंडेंट स्टिमुलस। लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट है वो ग्रोथ की इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसी तरीके से जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है उसमें मोर और लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, मोर और लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, मतलब ये जो मूवमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, क्योंकि प्लांट में अगर शूट और रूट हमारा ग्रो कर गया तो उसे हम दोबारा से तो वापस उसको छोटा नहीं कर सकते। तो ऐसी मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट हमारी इरिवर्सिबल होती है। लेकिन जो हमारी नेस्टिक मूवमेंट है वो टेम्पररी होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे छुई मुई का पौधा है, जब हम उसे टच करते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसकी लीव्स बंद होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप खुल जाती है। तो ये हमारी टेम्पररी होती है और रिवर्सिबल होती है। वहीं अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें, ये सारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, फाउंड इन ऑल प्लांट्स, क्योंकि हर एक प्लांट की शूट भी ग्रो करती है और रूट भी ग्रो करती है। लेकिन नेस्टिक प्लांट जो नेस्टिक मूवमेंट है वो कुछ ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे, फाउंड ओनली इन फ्यू स्पेशलाइज्ड प्लांट्स। जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है वो एक तरीके का स्लो एक्शन है, क्योंकि शूट की टिप हो गई या रूट हो गया उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टच मी नॉट को तुरंत छूते हैं वो तुरंत बंद हो जाता है। यानी इसकी जो एक्शन है वो कैसा होगा, इमीडिएट होगा, तेजी से होगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई टाइम नहीं लिया जाएगा। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के बीच में ये क्या है, हमारे मेजर डिफरेंस है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है, नेस्टिक हमारे किसी भी डायरेक्शन में होगा। ट्रॉपिक ग्रोथ रिलेटेड है, नेस्टिक ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट परमानेंट है और ये हमारा इरिवर्सिबल है, नेस्टिक मूवमेंट हमारी टेम्पररी है और रिवर्सिबल है।
ट्रॉपिक मूवमेंट हमारी सब प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट है वो कुछ और स्पेशलाइज्ड प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। ट्रॉपिक मूवमेंट हमारी स्लो होती है, नॉस्टिक मूवमेंट हमारी इमीडिएट एक्शन होती है। तो यहाँ पर तो होता है हमारे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट वाला सेक्शन फिनिश, जिसमें हमने ट्रॉपिक मूवमेंट उसके पार्ट्स, नेस्टिक मूवमेंट उसके पार्ट्स दोनों को कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर हार्मोन की वजह से कैसे मूव चेंजेस देखने को मिलते हैं, कैसे वो हार्मोन्स की वजह से कोऑर्डिनेशन को करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर हार्मोन्स के बारे में और कितने तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में। तो देखो, प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन्स प्लांट के अंदर एक ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसे हम PGRS भी बोलते हैं। अब ये जो प्लांट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हमारे टू टाइप्स के हैं। एक है नेचुरल, जिसको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा इसमें सिंथेटिक। तो देखो, जो नेचुरल है इसमें हमारे टू टाइप्स के हैंगे। एक वो जो प्लांट के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करे, यानी जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिले, और दूसरी है इसमें हॉर्मोन्स ग्रोथ इनहिबिटर, जो प्लांट के अंदर ग्रोथ को रोके। तो अब जो ग्रोथ प्रमोटर है उसमें हमारे पास तीन हार्मोन प्रेजेंट है। एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, और तीसरा है हमारा इसमें साइटोकाइनिन। तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले प्लांट्स के अंदर तीन हार्मोन कौन से हो गए? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। अब देखो, जो हमारा ग्रोथ इनहिबिटर्स है इसमें भी हमारे टू टाइप्स के हार्मोन्स हैं। एक है हमारा इसमें इथाइलिन, और दूसरा है हमारा इसमें एब्सिसिक एसिड। तो कौन कौन से दो हार्मोन्स हो गए ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले? एक है हमारा इसमें इथाइलिन, और दूसरा है इसमें एब्सिसिक एसिड। ऐसे ही जो हमारे सिंथेटिक हैं उसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे NAA2,4-D और साथ में 2,4,5-Z। ये सब क्या है? ये हमारे सिंथेटिक हॉर्मोन्स हैं, यानी केमिकल हॉर्मोन्स हैं। लेकिन जो प्लांट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है वो टोटल 5 टाइप्स के हैं, और हम आज इन्हीं पांच हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में, देन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। और यही पांचों हॉर्मोन्स हमें एनसीईआरटी में भी गिवन है। सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट हार्मोन है वो कौन सा है? वो है हमारा ऑक्सिन। हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सिन के बारे में।
तो देखो ऑक्सिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सिन हमारी शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनको लॉन्ग करेंगी, उनको ग्रो कराएंगी और ये फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होती है। यानी फर्स्ट इसका क्या हो गया, प्रमोट्स सेल इलोंगेशन इन शूट। शूट में जो सेल को इलोंग करेंगी, उसको लंबा करेंगी, उनके साइज को बढ़ाएंगी, वो किसकी वजह से है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से है। दूसरा इसका काम है, ये कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म को, यानी कंट्रोल्स या फिर इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रॉपिज्म, ये फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है हार्मोन। इसी तरीके से ये थर्ड है, स्टिमुलेट्स फ्रूट डेवलपमेंट, जो हमारी फ्रूट की डेवलपमेंट होगी, स्टिमुलेट्स फ्रूट्स डेवलपमेंट। और साथ ही साथ इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखो क्या बोला गया है कि ये शूट के टिप पे प्रेजेंट है। मानो ये हमारी प्लांट है, प्लांट की शूट पे क्या प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे, ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हमारी सन है, सन की वजह से लाइट आई, लाइट से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सारे सिंथेसाइज हो गए। जैसे ही अगर हमारी सन की मूवमेंट चेंज हुई, सन का हमारी पोजीशन चेंज हुई, तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी पोजीशन क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। अब वो कहाँ पर आ गए, सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि जो सन है उसकी मूवमेंट पूरी जो पोजीशन है वो पूरी चेंज हुई, तो जो तुम्हारा सेल है उस वो इलोंग हो जाएगा प्लांट के अंदर। और उस सेल इलोंगेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कौन सा ट्रॉपिज्म कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिन प्लांट्स के अंदर फोटोट्रॉपिज्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट हार्मोन है हमारा इसमें साइटोकाइनिन्स। तो अगर हम साइटोकाइनिन के फंक्शन के बारे में बोले, ये सेल के प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है, यानी प्रमोट्स सेल डिवीजन। इसी के साथ साथ प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स और सीड की कंसंट्रेशन भी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए भी हमारा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन, यानी प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा, साइटोकाइनिन। जो हमारा साइटोकाइनिन है, इसकी वजह से प्लांट्स के अंदर लीव्स और फ्लावर्स की एजिंग भी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। यानी जो प्लांट्स है उनके जो शेड होता है, यानी प्लांट एक टाइम के बाद अपने शूट से लीव्स को झाड़ने लगते हैं, लीव्स हटने लगती है, तो उसको भी कौन डिले करेगा, साइटोकाइनिन, यानी डिले एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। देन थर्ड हमारे पास हार्मोन है इसमें, जिबेरेलिन। अब जिबेरेलिन का काम क्या है, जिबेरेलिन का सबसे पहला काम ये है प्लांट्स के अंदर कि वो प्लांट में ग्रोथ कराएगा, किसकी, स्टेम की, यानी हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम।
फॉर एग्जाम्पल मानो अभी हमारे पास कोई ये प्लांट है, उसकी हाइट अभी इतनी है, वो इतना उसका स्टेम है, लेकिन जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से उसके स्टेम में क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रोथ के लिए स्टेम के अंदर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिन। और साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स बड स्प्राउटिंग, ब्लड जो हमारा प्लांट्स में बड बनता है उसकी स्प्राउटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ सीड की जर्मिनेशन के लिए हमारा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में, जिब्रेलिन। तो ये शूट की लेंथ को, शूट में ग्रोथ को करेगा, और साथ ही साथ जो हमारे फ्लावरिंग होगी प्लांट्स के अंदर, फ्रूट की डेवलपमेंट होगी, और जो उसमें सीड की जर्मिनेशन होगी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। फोर्थ है हमारे पास इसमें, तो देखो ऑलरेडी हमने कितने डिस्कस करे, वो है हमारे पास इसमें टोटल 5 हार्मोन्स, जिसमें से अभी हमने जो 3 डिस्कस करे वो थे हमारे किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ के लिए, यानी ये ग्रोथ को बढ़ाएंगे। लेकिन जो हमारे 2 बचते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे यानी रोकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड, इस एब्सिसिक एसिड हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में हम ए हार्मोन भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो इसके मेन फंक्शन है वो ये है, ये ग्रोथ को रोकेगा, सबसे पहले इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी ग्रोथ को रोकने का काम किसका है, एब्सिसिक एसिड का। दूसरा, कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, इसकी वजह से प्लांट्स के जो लीव्स है उसमें क्या देखने को मिलेंगी, विल्टिंग देखने को मिलेगी, कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। और इसको हम प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे स्ट्रेस हार्मोन की वजह से बॉडी के अंदर काफी तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसी तरीके के प्लांट्स का भी एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या है, मेंटेन्स डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स, बर्ड्स और सीड्स के अंदर डोरमेंसी को मेंटेन करने का भी काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो ये हो गए किसके फंक्शन, एब्सिसिक एसिड के फंक्शन। ऐसे ही हमारे पास लास्ट हार्मोन बचता है प्लांट का, जिसका क्या नाम है, इथाइलिन। ये भी हमारा कैसा हार्मोन है, ये भी एक ऐसा ये प्लांट के अंदर क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, यानी इनहिबिट इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकने का काम किसका है, इथाइलिन का। नेक्स्ट इसके बारे में बताया जाए तो ये हमारा मैकेनिकल डिस्टरबेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल डिस्टरबेंस, stimulates ripening in some fruit, stimulates stimulates ripening in some fruit, जो हमारी फ्रूट का पकना होता है वो भी किसकी वजह से होता है, इथाइलिन हॉर्मोन्स की वजह से। प्रमोट्स फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप, प्रमोट्स फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप, जो हमारे फ्रूट्स और लीफ में ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी, वो ड्रॉप करते हैं, टूट जाते हैं, वो कौन से हार्मोन की वजह से, इथाइलिन हार्मोन की वजह से। क्योंकि देखो जैसे ही फ्रूट पक जाएगा वो क्या होता है, प्लांट से शेड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये इथाइलिन हार्मोन क्या करेगा, जो प्लांट्स के अंदर राइपनिंग फ्रूट होंगे तो उसको भी ड्रॉप आउट करने में हेल्प करेगा।
तो यहाँ पर हमारे प्लांट्स के सारे हॉर्मोन्स फिनिश होते हैं, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है आज पूरा फिनिश हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सारे अपने हॉर्मोन्स को भी कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ जितने भी हमारे इसमें मूवमेंट्स है वो भी फिनिश हो गए। तो अगर हम आज के लेक्चर की समरी के बारे में बात करें तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्लांट्स के अंदर किस तरीके से मूवमेंट और हार्मोन की वजह से कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में देखा, जिसमें हमारी टू टाइप्स की मूवमेंट थी। एक थी हमारी नेस्टिक मूवमेंट और दूसरी थी हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक में हमने दो तरीके के मूवमेंट्स पढ़ी, एक थी हमारी थिग्मोनेस्टी मूवमेंट और दूसरी थी हमारी इसमें फोटोनेस्टी। और ट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे पास थी एक थिग्मोट्रॉपिक, एक थी हमारी इसमें हाइड्रोट्रॉपिक, नेक्स्ट थी जियोट्रॉपिक एंड लास्ट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये चारों मूवमेंट हमें किसमें देखने को मिली? प्लांट्स के अंदर। इसी तरीके से प्लांट्स में हमारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट थे, जिसमें हमने टू टाइप्स के हार्मोन्स पढ़े। एक थे हमारे ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को करते हैं प्लांट्स में, और एक थे हमारे इसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ प्रमोटर्स थे उनके नाम क्या थे? एक था हमारा ऑक्सिन, दूसरा था साइटोकाइनिन एंड लास्ट था हमारा इसमें जिब्रेलिन। ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारे इथाइलिन प्रेजेंट था एंड नेक्स्ट था हमारा इसमें एब्सिसिक एसिड। तो ये सारे जिसे हम ए बी बोलते हैं, ये जो एब्सिसिक एसिड हो गया और हमारा यहाँ पे इथाइलिन हो गया, ये हॉर्मोन्स ऐसे थे जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं, यानी ये हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा आज पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा अनदर चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर और साथ ही साथ प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि हमने काफी सारे सिस्टम यहाँ पे पढ़ लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो लास्ट हमारे क्लास का सिस्टम बचता है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बायो का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगा।